नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीवीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में आज की ये हमारी 21वीं क्लास है और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कल आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ लिया है और जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर के आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। तो हेडिंग डालेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से लेकर के 1784 तक ये चला। जैसा कि हमने आप लोगों को कल वाली क्लास में ये बताया था कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हो जाता है और दोनों पक्षों में शांति हो जाती है। एक दूसरे के जो भी विजित क्षेत्र थे उन्हें वापस कर दिया जाता है और एक शर्त और रखी गई थी। ये कहा गया था कि जब भी मैसूर को ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हैदर अली को ज़रूरत पड़ेगी तो अंग्रेज़ अपनी सेना हैदर अली के लिए भेजेंगे। जब भी कोई बाहरी शक्तियां मैसूर पर आक्रमण करेंगी तो उसके बचाव के लिए अंग्रेज़ अपनी सेना मैसूर के पक्ष में भेजेंगे, हैदर अली के लिए भेजेंगे। तो होता क्या है कि जब 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, हमने आप लोगों को कल बताया था कि जो मराठा थे इन्होंने हैदर अली जब गद्दी पर बैठा तो उसके समय इन्होंने 3 बार आक्रमण किया था। एक तो 1764 में किया, फिर 66 में किया और फिर 71 में किया। तो जब 71 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो मद्रास की संधि के तहत अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों को अपनी सेना मैसूर के लिए भेजनी चाहिए थी, हैदर अली के पक्ष में भेजनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। हैदर अली के पक्ष में अपनी सेना नहीं भेजी और दूसरी तरफ मराठा और निजाम ये मुंबई प्रेसिडेंसी यहाँ पर मराठा और निजाम ये दोनों मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो हैदर अली ने भी ये सोचा क्यों ना अब अंग्रेज़ों के विश्वासघात का बदला लिया जाए। अंग्रेज़ों ने जो हैदर अली के साथ जो विश्वासघात किया उसका अब हैदर अली बदला लेना चाहता था। और इधर हैदर अली ने देखा कि मराठा और निजाम मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हैदर अली ने मराठों और निजामों से बात की और इनके साथ संधि कर लेता है और संधि करके मराठों और निजामों को हैदर अली अपनी तरफ कर लेता है। और जब इन्हें अपनी तरफ कर लिया हैदर अली ने तो फिर होता क्या है कि अंग्रेज़ और ज़्यादा बौखला जाते हैं और हैदर अली की सत्ता को अब चुनौती देने लगते हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1773 में माहे पर आक्रमण किया। माहे पर आक्रमण किसने किया? अंग्रेज़ों ने किया। कब? 1773 में माहे पर। और ये माहे फ्रांसीसियों की बस्ती थी, लेकिन जो माहे था ये हैदर अली के राज्य क्षेत्र में आता था। हैदर अली के राज्य क्षेत्र, ये हैदर अली के राज्य क्षेत्र में आता था, मैसूर राज्य का हिस्सा था। तो इस पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया। तो जब अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया तो फिर अब हैदर अली कहाँ चुप बैठने वाला है। तो हैदर अली ने भी क्या किया, 1780 में ये कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। कर्नाटक पर आक्रमण कौन कर देता है? हैदर अली। हैदर अली ने 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है।
और इस समय जो अंग्रेज़ों का जो सेनापति था उसका नाम है कर्नल बेली। कर्नल बेली ये अंग्रेज़ों का सेनापति था और इसे हैदर अली ने कई बार हराया, परास्त कर दिया इसे, और कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हैदर अली कब्जा कर लेता है। तो जब अंग्रेज हारने लगे, हैदर अली ने अर्काट पर कब्जा कर लिया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने ये देखा कि अंग्रेज अब हार रहे हैं, तो इसने क्या काम किया, इसने एक चाल चली। इसने ये सोचा कि क्यों ना हैदर अली की शक्ति को तोड़ दिया जाए, और जब हैदर अली की शक्ति टूट जाएगी तो हैदर अली अकेला पड़ जाएगा, इसके बाद इसे हम लोग परास्त कर देंगे। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या काम किया कि निजामों को हैदर अली से अलग कर दिया। वारेन हेस्टिंग इसने क्या काम किया कि निजामों को गुंटूर का क्षेत्र दे दिया, गुंटूर का क्षेत्र दे दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने निजामों को गुंटूर का क्षेत्र दे दिया और निजामों को अपनी तरफ कर लिया, और मराठों को भी एक कूटनीति चाल से अंग्रेज अपनी तरफ कर लेते हैं। और इसी समय क्या होता है, जब हैदर अली अकेला पड़ गया और इसी समय अंग्रेजों का एक सेनापति आता है, नया सेनापति नियुक्त किया जाता है जिसका नाम है आयरकूट ये आ जाता है। तो इसने अकेले पड़ चुके हैदर अली को कई बार पराजित किया, और यहाँ तक कि जो पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ था, पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था, ये हैदर अली और आयरकूट इनके बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली हार जाता है। तो जब हैदर अली हार गया, लेकिन हैदर अली ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, और एक बार फिर से हिम्मत भरता है और आयरकूट से एक बार फिर से उससे संघर्ष करता है, और आयरकूट को हैदर अली परास्त कर देता है। लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ समय के बाद 1783 में आयरकूट इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब दोनों की मृत्यु हो गई, तो हालांकि हैदर अली के मृत्यु के बाद इसके पुत्र टीपू सुल्तान ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से आयरकूट की भी मृत्यु हो जाने के कारण अंग्रेज युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे, और टीपू सुल्तान भी अंग्रेज़ों को करारी मात देने की स्थिति में नहीं था, और इसलिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से बातचीत करके एक संधि करता है ये, और जिस संधि का नाम है, एक संधि की जाती है अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में, एक संधि हो जाती है, और ये संधि होती है 1784 में, और इसका नाम है मंगलौर की संधि। ये संधि हो जाती है, और इस संधि के माध्यम से दोनों पक्षों में शांति हो जाती है, और एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र थे उनको वापस कर दिया जाता है, और आगे युद्ध न करने का फैसला लिया जाता है, और यहीं से ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हेडिंग डालेंगे, इसे साफ कर दूं, इसके बाद हेडिंग डालेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये 1790 से लेकर के 1792 तक ये चलता है। तो जो टीपू सुल्तान था, ये फ्रांसीसियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और विदेशी संबंध में इसके काफ़ी अच्छे थे, और विदेशी व्यापार को भी टीपू सुल्तान ने काफ़ी उसको बढ़ावा दिया।
और इसी समय में क्या होता है कि 1784 में ही अंग्रेज़ों का एक गवर्नर बना, अंग्रेज़ों का एक नया गवर्नर बना जिसका नाम है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अंग्रेज़ों का नया गवर्नर 1784 में ही बन जाता है। और इसने एक काम किया। क्या काम किया कि इसने 1788 में हैदराबाद के निज़ामों को इसने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में ये लिखा कि आप मेरे साथ आ जाइए और हम सब लोग मिलकर के टीपू सुल्तान को परास्त करेंगे, टीपू सुल्तान के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, उस पर आक्रमण करेंगे। तो इसने 1788 में पत्र लिखा हैदराबाद के निज़ामों को, देखिए अभी तक शांति चल रही है, लेकिन शुरुआत अब कौन कर रहा है? कॉर्नवालिस आया और ये पत्र लिखने लगा कि हम लड़ेंगे टीपू सुल्तान से। तो जब इसने हैदराबाद के निज़ामों को पत्र लिखा और जब इसकी जानकारी टीपू को हुई, तो अब टीपू ये सोचता है कि देखो अभी तो संधि हुई थी मंगलौर की, जिसमें शांति की बात कही गई थी, लेकिन ये एक बार फिर से विश्वासघात करते हैं और अन्य शक्तियों को हमारे खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो टीपू ने क्या काम किया? 1789 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। और टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो अंग्रेज़ों का मित्र था, अंग्रेज़ों का दोस्त था, और इसलिए इसने त्रावणकोर पर हमला कर दिया 1789 में। और जब ये हमला हुआ टीपू की तरफ से त्रावणकोर पर, तो अंग्रेज़ों को आधार मिल गया और इसी को अंग्रेज़ों ने आधार बनाया। और अब अंग्रेज़ों ने मराठा और निज़ामों को इन्होंने अपनी तरफ कर लिया। देखा जाए तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 3 चरणों में हुआ था। 3 चरणों में हुआ। जो पहला चरण था उसमें जो अंग्रेज़ों की तरफ से जो अंग्रेज़ सेनापति था वो था लॉर्ड मिडो, ये था अंग्रेज़ों का सेनापति। और दूसरे चरण में जो अंग्रेज़ों का सेनापति था वो स्वयं यही कॉर्नवालिस, इसी ने नेतृत्व किया था, कॉर्नवालिस। ये जो लॉर्ड मिडो था, जो प्रथम चरण था, इसने कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन जो कॉर्नवालिस था इसने क्या काम किया कि कॉर्नवालिस ने 1791 में इसने बेल्लौर जो मैसूर राज्य के ही क्षेत्र में आता था उस पर इसने कब्जा कर लिया, उस पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया, उस पर कब्जा कर लेता है। इधर हम साफ किए दे रहे हैं। (1791) में जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस ये बेल्लौर पर आक्रमण करता है और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। और इसके बाद कॉर्नवालिस रंगपट्टनम की तरफ बढ़ता है, रंगपट्टनम पर अधिकार करने के लिए ये आगे बढ़ता है, लेकिन उस समय वर्षा ऋतु आ जाती है तो ये अपने अभियान को जारी नहीं रख पाता है और वापस चला जाता है। और जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है ये एक बार फिर से श्री रंगपट्टनम की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी सेना ले जाने लगता है। तो हालांकि टीपू ने भी काफ़ी संघर्ष किया, बराबर लड़ता रहा, लेकिन अंत में टीपू ने ये देखा कि अब हम हार जाएंगे, तो टीपू ने एक संधि की, टीपू एक संधि कर लेता है, इनसे बातचीत करता है, और जिस संधि का नाम है रंगपट्टनम की संधि, रंगपट्टनम की संधि। ये संधि टीपू करता है कब? 1792 में ये संधि हो जाती है। और इस संधि के माध्यम से टीपू को मैसूर राज्य का आधा, लगभग आधा हिस्सा अंग्रेज़ों, मराठों और निज़ामों को देना पड़ा।
और साथ ही साथ टीपू को इस संधि के तहत अपने 2 बच्चों को भी अंग्रेजों को गिरवी रखना पड़ा। और इस संधि के माध्यम से ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों ने जो क्षेत्र लिया था वो कौन कौन सा क्षेत्र लिया था? मालाबार का क्षेत्र ले लिया था, मालाबार क्षेत्र, ठीक है। दूसरा तो डिडीगुल का क्षेत्र ले लिया था, डिडीगुल, ठीक है। और तीसरा क्षेत्र लिया था 12 महल का क्षेत्र, ये ले लिया था। और इसी तरीके से जो मराठों ने लिया था, मराठों ने जो क्षेत्र लिया था वो कौन सा लिया था? तुंगभद्रा के, जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र इन्होंने ले लिया था। और निजामों ने कौन कौन सा क्षेत्र लिया था? इन्होंने कृष्णा नदी और एक नदी है जिसका नाम है पुन्नौर नदी, इसके बीच का क्षेत्र, इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र निजामों ने ले लिया था। और इस तरीके से श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो फिलहाल क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।